तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के शो को, टॉक शो विद रवि, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं भुवनेंद्र जी और भारती जी, और इनके साथ करेंगे हम ढेर सारी बातें। दोस्तों ये क्यों है खास आज का एपिसोड, वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आज हमारे साथ वो शख्सियत जुड़ी है जिन्होंने कुछ सोचा अच्छा करने का, और सिर्फ सोचा ही नहीं उसको कर दिखाया और हर नामुमकिन चीज को मुमकिन किया, और आज लोग इन्हें जानते हैं दोस्तों प्रवीण लता संस्थान के नाम से। दोस्तों आज हमारे साथ बैठे हैं प्रवीण जी और लता जी। मैं तो यही कहूंगा, क्यों इसका कहने का सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि आज लोग इन्हें अपने ओरिजिनल नाम से कम बुलाते हैं, और जो नाम इनको ऑफिशियली मिला है प्रवीण जी और लता जी, उस नाम से इनको बुलाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम कहानी कवर करते हैं प्रवीण जी और लता जी के पीछे क्या राज है, उसके बाद हम करेंगे और भी ढेर सारी बातें आप लोगों के साथ। सर प्रवीण जी और लता जी। प्रवीण मैं हूँ और लता ये हैं। लेकिन आपका ओरिजिनल नाम तो कुछ और है, तो फिर ये स्टोरी को हम कैसे कनेक्ट करें? जब भी हम सोसाइटी में काम करने जाते हैं या कॉर्पोरेट में हम हमारे काम करने जाते हैं, तो लोग अक्सर यही जानते हैं कि आप प्रवीण और आप लता हैं, और ये हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि लोग हमें इस नाम से जानते हैं, चूंकि मेरी मदर का नाम प्रवीण है और इनकी माँ का नाम लता है, और आज हम हमारी माँ के नाम से जानते हैं। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। ये तो सर, और यही हमारे फाउंडेशन का नाम है। क्या बात है दोस्तों, मतलब वो आशीर्वाद जो हमेशा इनके साथ चल रहा है, शायद उसी का ये रीजन है कि इन्होंने जो करने की सोची वो हिम्मत आशीर्वाद के रूप में प्रवीण और लता जी के साथ जुड़ी। बिल्कुल सही। हमने हमेशा सुना है दोस्तों कि एक कामयाब हस्बैंड के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है उनकी प्यारी सी वाइफ का, लेकिन यहाँ पे किस्सा थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। यहाँ पर एक कामयाब वाइफ के पीछे हाथ है उनके सपोर्टिंग हस्बैंड का। तो मैम और सर, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों वो बातें हमें बताएं जो लोगों तक पहुंच सके और लोग ये जान सके कि हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन सिर्फ लड़ाई तक ही सीमित नहीं है। लड़ाई के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हस्बैंड और वाइफ साथ में मिलके कर सकते हैं, खास तौर पे समाज को सुधारने के लिए। इस कहानी के पीछे क्या राज है? कहानी के पीछे तो एक यही राज है, जब शादी हो गई है और अर्धनारीश्वर जैसे हम नाम सुनते हैं कि एक पुरुष भी में भी एक औरत होती है और एक औरत में एक पुरुष होता है, तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ जहाँ कोशिश होती है हम एक दूसरे का साथ देते हैं, और पति पत्नी के साथ एक हम अच्छे दोस्त बन के रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैम क्या कहना चाहेंगे? इसी को अगर मैं ऐड करूँ तो केवल लाइफ पार्टनर्स ही नहीं, बल्कि आप बिजनेस पार्टनर्स भी बन सकते हो, अपने सोच के पार्टनर्स भी बन सकते हो, और अपनी ज़िंदगी को आगे तक किस तरीके से आपको सक्सेसफुल बनाना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, वो आप दोनों एक साथ मिल करके सोच के उसे सक्सेसफुली यानी अचीव भी कर सकते हो। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखी है इनसे, क्योंकि जैसे कहते हैं कि आज के ज़माने में भी, 21वीं सेंचुरी में भी हम लोग हर दूसरे दिन सुनते हैं कि बालिका शिक्षा की प्रॉब्लम है, सुरक्षा से संबंधित प्रॉब्लम है, रोज़गार से संबंधित प्रॉब्लम है, और बहुत सारी कहानियाँ न्यूज़पेपर उठाओ तो आपको चैलेंजेस नज़र आते हैं। ऐसा ही कुछ मेरी ज़िंदगी में भी रहा। बचपन से लेकर के जब तक मैं इनसे मिली नहीं थी, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा मेरा, जिसमें मैं खुद अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी, और कभी भी अपने बारे में सोचा नहीं था कि मैं फ्यूचर में क्या अचीव करूँगी, क्या गोल्स लेकर के या क्या ड्रीम्स लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरा केवल एक ही मकसद था कि मेरे परिवार को मुझे खुश रखना है और उनके लिए जीना है। तब मुझे ऐसा कोई मिला जो मुझे उन्होंने ये समझाया कि सपने क्या होते हैं और उस सपने को अचीव कैसे करते हैं, और हर चीज़ पैसे से नहीं होती है। किसी का साथ, किसी का सपोर्ट, किसी की बातें भी आपको कैसे मोटिवेट कर सकती है, कैसे इंस्पायर कर सकती है, कैसे आप ग्रो कर सकते हो और कैसे उन गोल्स को अचीव कर सकते हो। ये चीज़ मैंने इनसे सीखी। और कब हम लोग दोस्त से लेकर के फ्रेंडशिप की सफ़र जो है, लाइफ पार्टनर्स का सफ़र, और लाइफ पार्टनर्स की सपोर्ट जो है एनजीओ सपोर्टिंग पार्टनर्स से लेकर के बिजनेस पार्टनर्स तक अचीव हो गया, ये हमें पता ही नहीं पड़ा। अभी तक तो सिर्फ हमने भुवनेंद्र जी के बारे में जाना हमारी मैम के थ्रू, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि सर आप कुछ कहें। मैं इनको यही कहूँगा, और जो मीडिया ने इनको नाम दे रखा है, इनको नाम दे रखा है पैड वुमन ऑफ राजस्थान भारती सिंह चौहान। क्या बात है। और 2016 में आपको है जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, प्रणब मुखर्जी से मिला।
अभी हाल ही में जनवरी फरवरी के अंदर ये यूएस में फेसबुक से भी अवार्ड लेकर आई हैं। क्या बात है। और गर्ल राइजिंग कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो मिशेल ओबामा ने इन्हें बनाया था, यूएस की फर्स्ट लेडी थी उस क्या वक्त बात वो। है, क्या बात है। और ऐसे ही कई हैं जो ब्रांड को ये अभी एंडोर्स कर रही हैं, और करीब इन्हें 45 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। और ये मेरी बीवी से जाके ज़्यादा सोसाइटी के अंदर भाभीसा के नाम से ज़्यादा पहचान है इनकी। और चूंकि हम राजपूत हैं तो सब मेरे को दादा बोलते हैं, तो इनको भाभीसा बोलते हैं, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे से उम्र में इनसे बड़ा हो, सबकी ये भाभीसा ही है। सोसाइटी में इनका नाम भाभीसा के नाम से। एक्चुअली दोस्तों, दादा का मतलब अगर कोई नहीं समझता तो बताए तो इट्स लाइक अ बिग बड़ा ब्रदर, बड़ा भाई साउंड्स लाइक अ बड़ा भाई। लेकिन दोस्तों, आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज मैं रियल हीरो के साथ में रियल हीरोज के साथ बैठा हुआ हूँ। वो तो खैर बनता ही है दोस्तों कि इन्होंने इतने अच्छे काम अपनी लाइफ में किए हैं कि शायद कम शब्दों में हम उसको पूरी तरीके से एक नॉर्मल किताबों में पिरो नहीं सकते, और शायद ये इंटरव्यू भी कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस फाउंडेशन की जिसके फाउंडर हमारे साथ बैठे हैं, प्रवीण लाटा संस्थान। जी हाँ दोस्तों, ये वो एनजीओ है जिसने जो हर मुकाम पे कोशिश करती है कि हर तरीके से हर फील्ड के हर जरूरतमंद इंसान की मदद की जाए, और जो कुछ प्रॉब्लम उनकी है उसको सॉल्व किया जाए, ताकि वो एक हैप्पी लाइफ जी सके जहां पर है वो उस जगह पर रहकर। तो सर और मैम, बताइए मुझे कि जो प्रवीण लाटा संस्थान हमारी शुरू हुई थी, इसका मकसद आप लोगों को कैसे मिला कि इसको शुरू क्यों करना चाहिए, या किस वजह से इसको स्टार्टअप देना चाहिए? प्रवीण लता संस्थान की शुरुआत हमने 2012 के अंदर ही करी थी। प्रवीण है जो मेरी मदर का नाम है, लता है जो इनकी मदर का नाम है। और 2012 में किसी एक्सीडेंट के ज़रिए इन दोनों की डेथ हो गई थी। और हमें, चूँकि मैं भी अकेला ही हूँ अपने परिवार में, ये भी अकेली हैं अपने परिवार के अंदर, और हमारी मम्मी से हमें बड़ा प्रेम था दोनों को, तो हम ये चाह रहे थे कि अक्सर ही होता है किसी की डेथ हो जाती है तो उसको साल में 2-3 बार ही याद किया जाता है, या तो उसकी पुण्यतिथि पर, या उसके जन्म दिवस पे, या उसके श्राद्ध वगैरह पे। लेकिन हमारा मानस में ऐसा कुछ था कि हमारी मदर वैसे तो चली गई, लेकिन हम उनको जीवन पर्यंत याद कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमने इनके नाम से एक संस्था का निर्माण किया, और प्रवीण लता संस्थान की ऐसे शुरुआत हुई। आज प्रवीण लता संस्थान है जो महिला शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य को लेकर काम करती है, और लाइवलीहुड पर भी काम करती है। राजस्थान के अंदर करीब 40 के करीब गांव हैं जहां पर हम काम कर रहे हैं, और कोशिश भारती जी 70 विलेजेस पे काम कर रहे हैं हम। और भारती जी जिससे भी मिलती हैं वो वाकई में इनसे बड़ा इंस्पायर होता है। और मैं कभी कभी ये मानता हूँ, और मेरा अक्सर लोगों से भी सुनता हूँ, कि किसी का जीवन किसी के लिए होता है। तो भारती जी का जीवन केवल एक ये नहीं है कि मेरा ध्यान रखना है, मेरे परिवार का ध्यान रखना है, इनका जीवन बहुत बड़ा है। और राजस्थान के अलावा भी जहाँ पर भी कहीं मुसीबत आती है महिला शिक्षा, स्वास्थ्य को और आजीविका को लेकर, वो हमेशा तत्पर रहती हैं और कोशिशें करती हैं कि उसका निदान उसको प्राप्त हो। क्या बात है, इट्स रियली गुड मैम। आप भी इसके बारे में कुछ अच्छा बता सकती हैं? जैसे कि इन्होंने बताया कि प्रवीण लता संस्थान हमने हमारी मदर के नाम से रखा, मगर ये सोच इसलिए शुरू हुई क्योंकि इन दोनों महिलाओं के बारे में अगर मैं नहीं बात करूँगी तो शायद ये इंटरव्यू इनकम्प्लीट होगा। मेरी मदर जो थी वो इलिटरेट थी, और उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया था कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना है, पढ़ोगे लिखोगे तो ही आगे बढ़ोगे। और एक लड़की का, एक बालिका का शिक्षित होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस चीज़ को मैंने 10 साल की उम्र में ही महसूस किया, और मैंने खुद ने स्ट्रगल किया, मेहनत करी, खुद की पढ़ाई के लिए खुद पैसा इकट्ठा किया और पढ़ाई कंप्लीट करी है। ग्रेजुएशन मैंने वैसे कंप्लीट किया। मैं अग्रवाल कम्युनिटी से हूँ, ये राजपूत कम्युनिटी से हैं, दोनों अलग अलग कास्ट हैं। जब हम दोस्त थे तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम शादी करेंगे, और इनकी मदर से मैं मिली थी, एज ए फ्रेंड मिली थी। और इनकी मदर बहुत इंस्पायरिंग लेडी थी, हाईली एजुकेटेड लेडी थी, और उनसे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा कि कैसे आपको अपने आप को स्टैंड करना ज़रूरी होता है जब आपके लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, आपको कुछ अचीव करना ज़रूरी होता है। जबकि मैं एक दूसरे कास्ट से थी, ये दूसरे कास्ट से थे। बाद में काफ़ी समय बाद हमें महसूस हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, मगर उस बीच का जो सफ़र था जिसमें किसी का मोटिवेशन आपको कैसे मोटिवेट कर सकता है, ये मुझे
पुश कर रहे थे कि आपको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। ये मेरी ड्रेसिंग से लेके मेरे बालों में लगाने वाले क्लिप तक पे फोकस कर रहे थे। अगर मैं इसको बात करूं, आज की तारीख में इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग बोलते हैं। उस समय हम इस शब्द को तक नहीं जानते थे। ये मुझे ये सिखाते थे कि इस तरीके से आपको तैयार होना है। वहीं पे मेरी मदर इन लॉ मुझे ये सिखाती थी कि जब आप कॉर्पोरेट में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो तो आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करोगे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं एक कॉर्पोरेट में इंटरव्यू देने गई थी तो मैं सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गई थी, टैलेंट की वजह से नहीं, केवल आपकी ड्रेसिंग की वजह से। तब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया था। तो वो जो चीज़ें थी, एक नहीं पढ़ी लिखी औरत का और एक पढ़ी लिखी औरत का जो कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन, वो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा था। इसीलिए हमने जब ये एनजीओ का नाम सोचा तो बहुत सारे लोगों ने हमें बोला, जब हम व्यूज़ लेने गए तो बोला कि ये क्या नाम है, ऐसा कोई नाम होता है क्या, कोई पसंद भी नहीं करेगा, कोई आपको समझेगा भी नहीं कि आप किस विजन के साथ काम कर रहे हो। पर हम बहुत क्लियर था कि हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, और हम एक सपने के साथ उतर गए इस फील्ड में। हालांकि कभी हमने सोचा नहीं था कि इस फाउंडेशन को खड़ा करेंगे। हम एज ए इंडिविजुअल 2012 में जब निर्भया का केस हुआ था, मैं खुद बॉम्बे जाकर के काम करके आई थी स्ट्रीट लाइफ पे, वहाँ पे ब्रॉथल हाउसेस में, वहाँ की महिलाओं के साथ, वहाँ की बालिकाओं के साथ। तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये काम करना ज़रूरी है, और मेरी मदर और मदर इन लॉ ने भी इस चीज़ को फील किया था। और उन्होंने मुझे कहा था अपने एंड टाइम पे कि ये काम करना इतना ईजी नहीं है, आपको मिलके करना चाहिए। पर जब वो चले गए इस दुनिया से, तब निर्भया का केस होना, ये सब इंसिडेंट्स लगातार घटते गए, और हमने सोचा कि चलो एज ए इंडिविजुअल हम एक कदम उठाते हैं। मगर लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने हमें अप्रिशिएट नहीं किया। मुझे आज भी याद है जब हम एक स्लम में गए थे तो ये मेरे साथ गए थे, और इनके यानी गिरोबान पे हाथ डाल करके लोगों ने बोला, आप हो कौन, आप यहाँ पे क्यों आए हो, इस हमारे काम बच्चों को भड़काने के लिए आए हो, आपको सरकार से इतना पैसा मिल रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो चीज़ हमें पुश करती चली गई कि हमें एक फाउंडेशन रखना पड़ेगा। अगर हमें हमारा काम करना है तो हमें एक संस्था के माध्यम से करना पड़ेगा, लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए उसका एक एक झंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रवीण लता संस्थान नाम है जो हमारे इस जो हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसका एक झंडा है, और उस झंडे के तले हम ये सारा काम कर रहे हैं जो भी आप देख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है सर। इसलिए शायद कहते हैं कि शिक्षा हासिल करना क्यों ज़रूरी है, क्यों ये मेन मुद्दा है कि चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, लेकिन शिक्षा क्यों सबको मिलनी चाहिए। शायद उसका एक बड़ा पहचान आज हमारे साथ हमारे इस इंटरव्यू में बैठे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवीण लता संस्थान को सब जानते तो हैं, लेकिन हम आप तक पहुंचा रहे हैं डायरेक्ट वो कहानी जहां से शुरुआत हुई इस संस्था की। और आज दोस्तों सच कहा है इन्होंने कि जैसा कि मैं हर इंटरव्यू में कोशिश करता हूं, मेरे साथ वो लोग बैठे हो जिनको किसी नाम और पहचान की जरूरत नहीं, जिन्होंने अपनी मेहनत से आज वो मुकाम हासिल किया है कि लोग उन्हें सिर्फ एक पहचान से जानते हैं, वो है प्रवीण लता संस्थान। और अक्सर ऐसा होता भी है कि जब हम कहीं जाते हैं तो उनको मेरा नाम भारती है, इनके नाम भुवनेंद्र के नाम से नहीं जाना था, इनको प्रवीण और लता मुझे समझ अक्सर बोलते सर आपका नाम प्रवीण है और मैडम का नाम लता है क्या? मैंने कहा यही मान के चलो सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पब्लिक के थ्रू आपको एक गोल्डन अवार्ड मिला। आज आप देखो, हमारे मदर को हमारे से बिछड़े हुए करीब 7-8 साल हो गए, लेकिन हमें एक दिन एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि हमारी मदर से दूर है, क्योंकि वो आपको अपना नाम दे गई हैं और इनकी मदर अपना नाम दे गई है। जब भी सोसाइटी में काम करते हैं सर, हम जब भी सोसाइटी में काम करते हैं, मैं अक्सर ये बोलता हूँ, मैंने भी किसी से सुना है कि गरीब घर में पैदा होना ये बड़ा जुर्म नहीं है ये, लेकिन गरीब मर जाना ये सबसे बड़ा जुर्म है। आपको शिक्षित होना पड़ेगा और आपको अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने परिवार के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप एक अच्छा सभ्य समाज के अंदर एक मुख्य धारा में आप अपना जीवन यापन कर सकें। एग्जैक्टली, ये सबसे अच्छी बात कही उन्होंने। और इस मुद्दे के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अब राजा वो नहीं बनेगा जो राजा का बेटा है, अब राजा वो बनेगा जो हकदार है और काबिल है। तो मैम, इतनी सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं सर, और इतना आप लोगों ने हाईली इन सब चीज़ों पे वर्क किया है, तो सर कभी आपको ऐसा कोई डाउनफॉल मिला कि आपको लगा हो कि हम लोग जिस रास्ते जा रहे हैं वहाँ पे हमारे साथ क्या हो सकता है, या हमें कंटिन्यू रखना चाहिए उस पर? कभी कुछ ऐसा घटना घटित हुई हो आप लोगों? घटना है तो देखो, मैं आपको बताऊं कि जब हमने इस विषय को लेकर शुरुआत करी, महिला शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बात
स्टार्ट करने लगी। तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं ना, तो वाकई में एक बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए होती है महिला शिक्षा सुरक्षा पर बात करने के लिए। चूंकि मैं एक लड़का हूँ, तो जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो मेरे ऊपर ये आता है कि आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, आपको इससे क्या फ़ायदा है। यदि कोई महिला असुरक्षा की भावना लेकर मेरे पास आती है, हम उसका कुछ समाधान निकालते हैं, तो उनको लगता है आपको इसमें क्या इंटरेस्ट है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जब हम किसी स्लम में जाके किसी बालिका शिक्षा की बात करते हैं, तो आपको इससे क्या फ़ायदा है, आपको सरकार कितने पैसे दे रही है, आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो। यदि हम किसी को सिलाई मशीन देकर या ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाकर हम उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या फ़ायदा है। आप यानी मेरे फ़ायदे के पीछे सब लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हम एक्चुअली आपका ही फ़ायदा कर रहे हैं उसके अंदर। और दूसरा इसमें एक चीज़ और भी मैं जोड़ना चाहूँगी कि जब भी आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो मन से और समझाना चाहते हो, तो इतना इजी नहीं होता। एनजीओ सेक्टर में लोगों को जब सोशल मीडिया पे देखते हैं, अरे यार इन्होंने तो गरीबी दिखा दी, इन्होंने पैसे मांग लिए, हमने पैसे दे दिए, या फिर लोग इनको फालतू में पैसे दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सेक्टर बहुत टफ है, हर दूसरे दिन आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे हर दूसरे दिन आपकी ज़िंदगी पे एक खतरा होता है, क्योंकि हर कोई उस चीज़ को नहीं समझता है। हर बाप अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहता है, हर कम्युनिटी वाला अपनी बेटियों को ग्रो नहीं करना चाहता है, वो उनको काम करवाना चाहते हैं पर अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं। जब हम समझाने जाते हैं तो हमें धमकियाँ भी मिलती है कि हम हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है, हम उसके साथ कुछ भी करें, आप होते कौन हो, आप होते कौन हो। हुआ भी है, मैं जब एक कॉर्पोरेट में काम कर रही थी, मेरे 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी और मैं ऑफिस से आ रही थी, और उससे कुछ दिन पहले से मैं एक लड़की की काउंसलिंग कर रही थी, क्योंकि उसके साथ अब्यूजिव इंसिडेंट हो रखा था उसी के फैमिली मेम्बर का। तो मैं उसकी काउंसलिंग कर रही थी और घर वालों को पता पड़ गया, तो वो लोग मेरे पीछे पड़ गए थे कि कैसे इसको पुश किया जाए। मैं आ रही थी और मेरे पीछे वो इतनी बुरी तरीके से पड़े थे कि मैं घबराहट के मारे अपनी स्कूटी से गिर गई थी और मेरा अबॉर्शन हुआ। तो ये इंसिडेंट भी हुआ है जहाँ पे मैंने अपने बच्चे को खोया है अपने दुनिया में लाने से पहले। तो हर दूसरे दिन ऐसा इंसिडेंट होता है। हमारे ऑफिस तक आकर के लोग धमकी दे के जाते हैं। हमें जब हम सेक्टर में काम करने जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि यहाँ पे कितने लोग कन्विंस होंगे हमारे इस बात पे। ऐसे कई मुद्दे हैं, केवल यही शिक्षा ही मुद्दा नहीं है, चाइल्ड लेबर भी है, चाइल्ड मैरिजेस भी है। राजस्थान में कहते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस होते हैं और गाँव में होते हैं, अर्बन में भी होते हैं, स्लम्स में बहुत सारे, स्लम्स में बहुत होते हैं, हर दूसरे दिन होते हैं। हर दूसरे दिन हमें समझाने जाना पड़ता है। हम महामारी के बारे में बात करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको एक टैबू की तरह, एक मिथ की तरह लिया जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि आप क्यों इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग सदियों से नहीं बात कर रहे हैं। वही जब एक पुरुष उसके बारे में बात करने की कोशिश करता है तो उंगली सीधे सीधे उठा करके कहा जाता है कि आप यहाँ से हट जाओ। उसमें पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। लेकिन तब भी आज इन 7 सालों में हमने महामारी विषय पर काम किया है, और अब हमें इस चीज़ की खुशी है कि लोग अब मेरे से भी महामारी पर बात करती हैं, वहाँ की महिलाएं। आज हमारे इंटर्न्स आते हैं, वही हमारे बात करते हैं। और सबसे खास बात हमारे एनजीओ की ये है कि जो टैबू है, महामारी मेंस्ट्रुएशन जो एक टैबू है, उसकी जागरूकता को लेकर देश विदेश की यूनिवर्सिटी से इंटर्न्स हमारे पास आ रहे हैं। करीब अभी 110 कंट्रीज से हमारे पास इंटर्न्स आ रहे हैं। क्या बात है। और सब फील्ड में जाके काम करते हैं, मेंस्ट्रुएशन पे काम करते हैं, आजीविका पे काम करते हैं, उनके एजुकेशन पे काम करते हैं। और वाकई में हमें अच्छा लगता है कि हमने हमारी मदद के नाम से जो एक मुहिम चलाई थी, उसको आज देश दुनिया के लोग उसको आगे तक लेके जाते हैं। आप इस अचीवमेंट को अगर इस तरीके से देख रहे हो तो इसके पीछे चैलेंजेस को भी समझो। कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि इनिशियली जब भी हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, आज सरकार कहती है महामारी के बारे में बात करो, हम पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मुझे आज भी याद है, क्योंकि बीइंग अ मेल मेंबर, सपोर्टिंग मेंबर, ये अपनी टीम के साथ जब गवर्नमेंट स्कूल्स में परमिशंस के लिए जाते थे, स्कूल की प्रिंसिपल ये बोलती थी सेशन कौन कंडक्ट करेगा, पैड्स कौन बांटेगा, और अप्रूवल दे भी देती थी। तो जैसे ही हम वर्कशॉप शुरू करते थे, अगर एक मेल फोटोग्राफी भी कर रहा है तो उसे ये कहा जाता है कि आप क्लासरूम से बाहर चले जाओ, ये इस सब्जेक्ट पे बात करने वाली बात ये एक्चुअली बहुत बड़ा इशू है। तो ये एक टैबू रहा। इस एक मेन मुद्दे पे आज भी लोग फील करते हैं कि एक शर्मनाक बात है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए। और इसमें पढ़े लिखे लोग जो कि स्कूल की प्रिंसिपल है, वो इस तरह की बात करते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि आप एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हो, आप अवेयरनेस क्रिएट करो और आप ही उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। तो वो चीज़ हमने देखी है। Exactly. जब हम सुरक्षा पे वर्कशॉप करने के लिए जाते हैं, तो आजकल के जैसे हम अखबार पढ़ रहे हैं, मीडिया के थ्रू हम देखते हैं
हर दिन कहीं ना कुछ क्या गलत होता रहता है किसी भी महिला के साथ, दूध मुही बच्ची के साथ जो होता रहता है। जब हम सुरक्षा की बात करने जाते हैं कि वर्कशॉप हम कंडक्ट करेंगे, तो ये बोलते हैं कितनी देर का होगा। एक महिला सुरक्षा पर कोई बात कर रहा है, वो क्या 15 मिनट में हम कैसे समझा सकते हैं उसको? Exactly. एक बच्ची को उसकी पूरी उसके बारे में मालूम होना चाहिए, कैसे वो सुरक्षित रह सकती है, तो उसके कम से कम 1 घंटा तो चाहिए ना आपको बताने के लिए। तो ये बोलते 5 मिनट में आओ, सेशन कंप्लीट करो और रवाना हो जाओ। महावारी के बारे में बात करते हैं, अच्छा आप आओ, कौन सा पैड डिस्ट्रीब्यूट दो और चले जाओ। जाओ। आप उसके बारे में उन बात बच्चों को ये नहीं करेंगे। मालूम है यदि वो एक गंदा कपड़ा इस्तेमाल में लेंगी तो उसको कितनी ज़्यादा अपने शरीर से वो नुकसान पहुंचा सकती है। यह बालिकाओं को ये तक नहीं पता है कि जो डिस्पोजेबल पैड सरकार की तरफ से मिल रही है या फिर मार्केट में मिल रहा है, उसे कितने घंटे यूज में लेना है। वो उसी गुणवत्ता की क्या 24 पहचान है? घंटे यूज में ले रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फिर वो उस क्वेश्चंस के साथ हमारे पास आती है, तब हमें पता पड़ता है कि उन्हें नॉलेज ही नहीं है। और नॉलेज की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि ये टैबू है। मदर पहली बार जब बात करती है उसके बाद दोबारा कभी भी इस सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करना पसंद करती है। और लड़कियां भी डरती है बात करने में कि मम्मी के पास जाऊंगी तो मम्मी बोलेगी अच्छा आज तुझे ये चीज़ करनी नहीं है, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। आप मटके के हाथ नहीं लगा सकते, आप दूसरे कमरे में जा नहीं सकते, आप किचन में नहीं घुस सकते। तो इतने सारे डर की वजह से वो जो सवाल मन में है, उन सवालों को अपने अंदर दबा करके एक हीन भावना के साथ रहती है। मुझे 2 बातें समझ में आई है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात ये दोस्तों कि अगर आप सोच रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए और आप एक वजह ढूंढ रहे हैं कि आपको वो हिम्मत कैसे मिले, तो दोस्तों मेरे साथ वो 2 चेहरे आज जुड़े हैं जो आपको हिम्मत तो देंगे ही और आपका साथ भी देंगे अगर आप कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं तो। दूसरी बात जो सभी जानते हैं और आज प्रूव भी हो गई कि आप अगर किसी हस्बैंड वाइफ का इंटरव्यू दे रहे हैं तो एंकर तो वहां पे चुप ही रहेगा। क्योंकि हमें बात करने का शौक है, बताने का शौक है। और अक्सर क्या होता है जब आपने काम किया हो तो बातें भी बना सकते हो, जो काम नहीं करते बातें भी नहीं बना सकते। राइट। ये तो सब मजाक की बातें हैं देखिए, लेकिन इस इंटरव्यू को लेने का मेन मकसद दोस्तों ये है कि जो लोग अवेयर नहीं हैं, जो लोग ये नहीं जानते कि किस प्रोसीजर के थ्रू, किस प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ता है, तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ वो जुड़े हैं जिन्होंने हर चीज का एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद वो उस चीज को फील करते हैं और फिर यहाँ पे आके अपनी बात हमारे थ्रू आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सर ये तो थी अब तक की वो अवेयरनेस जिससे मुझे ऐसा लगता है और सच में ऐसा होता आ रहा है कि जैसा आप कह रहे हैं कि लोग पूरी तरीके से अवेयर नहीं है और आप लोग काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं इसके पीछे। लेकिन एक मेन मुद्दा मुझे लगता है सर कि वो भी बहुत बड़ा मेन मुद्दा है। ऐसा क्यों होता है सर कि इंसान की मदद नहीं करना चाहता ऐसे वक्त में, या इंसान की मदद किस तरीके से कर सकता है ऐसे वक्त में? देखो, इंसान है एक सामाजिक प्राणी है, राइट। और चूंकि हमारे में दिमाग है, हम खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम समाज में रहते हैं और सबसे पहले जो टांग खींचने वाले होते हैं वो सबसे पहले अपने ही होते हैं। मैंने कई बार देखा है जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मेरे रिश्तेदारों से नहीं मिलके मेरे दोस्तों से मिलता है। और दोस्त वाकई में बहुत मोटिवेट करते हैं मेरे को कि भूवनेंद्र आप ना एक मेल होकर है जो इस विषय पर काम कर रहे हो, ये बड़ा सैल्यूट करते हैं वो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो यहाँ पे। और मेरी कोशिश ये रहती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसकी टांग खींचनी चाहिए। बाकी और भारती जी भी इस पर प्रकाश डालेंगे। देखो, मदद सभी एक दूसरे की करना चाहते हैं। कुछ लोग सोच के साथ करना चाहते हैं, कुछ लोग पैसों से मदद करना चाहते हैं, कुछ लोग सामान के साथ करना चाहते हैं, कुछ लोग केवल अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू करना चाहते हैं। कई बार कईयों को पता होता है कि उन्हें कैसे मदद करनी है, कईयों को पता नहीं होता है कि उन्हें कैसे नहीं मदद करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँ, अगर आप में वो जज्बा है कि आप किसी को मदद करना चाहते हो तो सही ऑर्गेनाइजेशन, सही जगह या सही व्यक्ति को आप सही समय पे मदद करो। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, कोविड के दौरान मुझे आज भी ध्यान है कि जब इनिशियली कोविड था, स्टार्ट हुआ ही था मार्च में जब लॉकडाउन अनाउंस होने वाला था, तो एक डर था जो मेरे हस्बैंड में भी था, मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी था, आपके फैमिली मेम्बर्स में भी रहा होगा कि कोरोना है, घर से मत निकलो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मगर एक
सोच के साथ हमने एक काम शुरू किया। मुझे आज भी याद है, बाद में लोगों ने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करी। सोशल मीडिया पे आज भी अगर आप उठाकर देखो, सबसे पहली जो चीज़ थी वो मैंने डाली थी कि आपको अपने घर के पास में रहने वाले किसी एक इंसान की मदद करनी है। आपको बहुत दूर नहीं जाना है, ना आपको उसे छूना है, ना आपको उसको कुछ करना है। अगर उसे खाना चाहिए, आप खाना बना करके गेट के पास रख दो और उसे कह दो कि यहाँ से पिक कर ले, या एक डोरी से नीचे डाल दो और थैली में पैक करा हो और वो पिक कर लेंगे, या एक जगह बना लो अपने घर के पास जहाँ पे लोग आकर के वो सामान खुद उठा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी सोच के साथ हमने ये कदम उठाया था और वो धीरे 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 बढ़ता गया और लोगों ने अपना वो विजन बनाया, वो मिशन बनाया, वो साथ बनाया, वो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया। तो सोच के साथ हम चले। हमारे पास हज़ारों लोग आए जो पैसों से नहीं पर श्रमदान किया। उन्होंने अपने अपने एरिया में रहते हुए हमने उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए, उन्होंने अपने एरिया से सामान, अपने एरिया के लोगों की मदद करी। ऐसे बहुत से लोग थे जो बोले कि आप हमें सामान दे दो, हम खुद जाके बांट करके आएंगे क्योंकि आप हमारे एरिया में नहीं आ सकते थे। तो हमने वहाँ तक उनको सामान पहुँचाने की कोशिश करी। हमारे पास ऐसे लोग थे जो बोले कि अच्छा आप काम कर रहे हो पर हम घर पे बैठे बैठे भी आपकी मदद करना चाहते हैं, तो क्या हम आपके सोशल मीडियाज़ को हैंडल कर सकते हैं, लोगों तक ये बात पहुँचा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा अच्छा आपके पास पैसे नहीं है तो चलो हम हमारे सारे रिश्तेदार फ्रेंड से 100 रुपये इकट्ठे करके आपको इकट्ठा करके देते हैं जिससे आप सामान खरीद। ये जो छोटे छोटे कदम थे वो मिल करके आज इतना बड़ा हो गया कि हमने 25,000 से ज़्यादा परिवारों को राशन सप्लाई किया है कोविड के दौरान। 50,000 से ज़्यादा महिलाओं को हमने सैनिटरी पैड्स रीयूजेबल जो कि 5 साल तक चल सकते हैं वो प्रोवाइड करवाए, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हमने निर्भया स्क्वाड, हमने पुलिस ऑफिशियल्स को मास्क सैनिटाइज, नगर निगम को मास्क, सैनिटाइजर टनल्स, ये सब चीज़ें समय समय पे उपलब्ध करें। पानी की बोतल, माइग्रेंट वर्कर्स जो रास्ते में मीलों चल रहे थे उन्हें ना केवल पैसों से बल्कि उन्हें खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाया। तो इस तरह के जो छोटे छोटे कदम, आज जब हम नंबर्स बोल रहे हैं तो दिखने में शायद वो नंबर्स बड़े लग रहे होंगे, मगर उसमें केवल मेरा और इनका हाथ नहीं था। वो हज़ारों लोग जो अपने घर पे बैठे हुए थे, वो चाहे 50 रुपये डोनेट कर रहे थे, या फिर वो सोशल मीडिया हैंडल कर रहे थे, या फिर वो इस बात को एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे कि तुम्हें इस संस्था की मदद करनी चाहिए, या वो मीडिया वाले हैं जैसे कि आप जिन्होंने हमें कवर किया उस दौरान, चाहे वो राजस्थान पत्रिका था, चाहे सोशल मीडिया था, चाहे दैनिक भास्कर था, तो उसके माध्यम से जो लोगों तक बात पहुंची वो एक सोच के साथ पहुंची। तो वो होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम। तो मदद करना तो लोग चाहते हैं पर सही रास्ता, सही ऑर्गेनाइजेशन, सही इंसान को वो नहीं पहचानते, और वो पहचान जो है आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन वाले हमें दिलाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, एक्चुअली इट्स हाईली अप्रिशिएटिंग। और ये मैं जो ताली बजाना चाहूँगा ये मैं आप लोगों के लिए और उन लोगों के लिए भी जो सामने नहीं आते लेकिन फिर भी कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से किसी और की मदद हो सके हमारे रहते हुए। तो दोस्तों मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो ये सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से मदद करें, तो दोस्तों दरवाजे हमारे लिए, सबके लिए प्रवीण लता संस्थान के खुले हैं। आप आइए, इनके साथ आप कनेक्ट हुए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से जो कर सकते हैं और लोगों के लिए वो ये परफेक्ट रास्ता आपको बना के देंगे। तो प्लीज़ सोचिए ना, झिझकिए ना, आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट हुई और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए। तो मैम ये तो थी अब तक की बातें जो हमने आपसे की, सर से की। छोटी तारीफ हम अपनी भी करवा लेते हैं, आज मैम और सर यहाँ बैठे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर हमारे टॉक शो विद रवि के लिए? टॉक शो विद रवि में यही कहूँगा कि रवि हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी में, उन लोगों को आगे लेके जा रहे हैं जिससे कि क्या यूथ है जो इंस्पायर होगा सोसाइटी के अंदर काम करने के लिए। और मैं इनसे अपील करता हूँ कि शहर में बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं, हमसे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनका भी इंटरव्यू लीजिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए। डेफिनेटली मैम, मैं इसको इस तरीके से रखूँगी कि उभरते हुए चेहरे को लोग दिखाते हैं पर ऐसी कई छुपी हुई कहानियाँ हैं जो एक संस्थान की नींव का काम करती है। जैसे कि मेरे संस्थान में या मेरे लाइफ में मेरे हस्बैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो टॉक शो विद रवि ने आज ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का नींव कैसे रखा गया था और किस तरीके से हमने ये सारे सक्सेसेस और गोल्स अचीव किए, उसके बारे में आज पहली बार शायद हमने इतना खुल के बात करी है। और मैं एक और आपसे अपील करता हूँ, कभी भी आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और आपको किसी महिला का इंटरव्यू लेना है
तो कोशिश ये कीजिएगा कि उस महिला के पीछे उसका पुरुष हाथ कितना था, चाहे वो हस्बैंड का, उसके बेटे का, उसके पिताजी का हो, और उसको उनके साथ में रखोगे तो वाकई में इंटरव्यू लाजवाब होगा। जी बिल्कुल, हमने कोशिश यही की और आज जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इस सक्सेसफुल लेडी के पीछे एक सक्सेसफुल हस्बैंड का हाथ होना दोस्तों, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी सीख है आज के इस वक्त में, जब लोग इस फेस को नहीं समझना चाहते और शायद इस पर बात नहीं करते हैं। आई एम सो थैंकफुल, आज हमारे साथ जुड़े थे प्रवीण लता संस्थान के फाउंडर्स, जिन्होंने की हमसे ढेर सारी बातें और बताया पब्लिक को कि क्या वो कर सकते हैं घर बैठे बैठे और अपनी मदद किस तरीके से इनके थ्रू होते हुए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो आई एम सो थैंकफुल कि आप लोगों ने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कीप रोलिंग, कीप लाफिंग, कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। दिस इज मी रवि। अपना ध्यान रखें, अपने साथ अपने लोगों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम अपनी कहानियां जो छुपी है हमारे स्टार्स की आप लोगों तक पहुंचाते रहे। आई एम सो थैंकफुल एंड थैंकफुल टू यू। थैंक यू। एक बार प्लीज मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग हमारे रियल हीरोज के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू।